साहब 47 दिन युद्ध के बीत चुके हैं। 50 इजरायलियों को छोड़ने के लिए अप्रूवल हो चुका है। अब यह हुआ कैसे, उसकी पूरी पटकथा कतर में लिखी गई है, लेकिन यह कोई आपको बताने नहीं आने वाला है कि किस तरह की पटकथा रही होगी, क्योंकि अंदर की बात है ना, ये अंदर की बात है, लक्स कोजी अंडरवियर बनियान वाली बात है। इजराइल सेट टू अप्रूव गाजा हॉस्टेज डील स्लेटेड टू सी रिलीज ऑफ 50 इजराइलीज। अब यह खबर प्रकाशित करते समय यहां पर टाइम्स ऑफ इजराइल लिख रहा है युद्ध का 47वां दिन और 50 हॉस्टेज छोड़ने की बात। लेकिन क्या केवल 50 हॉस्टेज की टिकी है बात? नहीं साहब, तो क्या है? असल मायने में 50 हॉस्टेज छोड़ेगा हमास, इजराइल के बंधक छोड़ेगा, उनकी एवज में इजराइल 150 फिलिस्तीनी लोगों को छोड़ेगा। यह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के द्वारा सूचना देते हुए कहा गया है कि इजराइल की वॉर कैबिनेट इस निर्णय पर पहुंची है कि हम युद्ध विराम कर रहे हैं, युद्ध नहीं रोक रहे हैं, केवल कुछ समय के लिए। क्योंकि मैं जब भी उन पेरेंट्स के साथ या उन परिवारजनों के साथ मिला हूं जिनके लोग बंधक हैं, लगभग 1.5 महीने से अधिक समय से उनकी पीड़ा देखी नहीं जा रही, उनके लिए हम इस विराम को, इस युद्ध को 4-5 दिन के लिए रोक रहे हैं। यह युद्ध नहीं रुक रहा है, केवल इसमें पॉज दिया जा रहा है सो दैट हमारे बंधकों को वहां से रिहा किया जा सके। इसकी बदले में यहां से लगभग 150 फिलिस्तीनी नागरिक छोड़े जाएंगे। हालांकि दोनों तरफ से यह क्लियर दिख रहा है कि इजराइल के महिला, बच्चे और जो माएं बैठी हैं वहां पर, उन्हें रिहा किया जाएगा हमास की तरफ से, और फिलिस्तीन की तरफ से भी ऐसे ही फिलिस्तीनी महिलाएं और बच्चे जो गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाएगा। इस प्रकार से यहां पर कुल मिलाकर के 100 के मुकाबले 300 फिलिस्तीनी छोड़ने के ऊपर बात बनकर आई है, यानी 1 के मुकाबले 3। इस प्रकार से यहां पर दोनों देशों ने तैयारी की है। फिलिस्तीन की तरफ से हमास ने तैयारी की है और इजराइल की तरफ से तो इजराइल ने तैयारी की है, नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट ने तैयारी की है। एक प्रकार से आसान भाषा में यह समझिए कि 4 से 5 दिन का युद्ध विराम है। औसत निकल के आती है कि 10 बंधकों के लिए 24 घंटे, तभी जाकर 5 दिन का युद्ध विराम प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस युद्ध विराम में एक बड़ी बात मेंशन की गई है, और वो क्या है? गाजा का उत्तरी हिस्सा जो है वो इजराइल ने अपने कब्जे में कर लिया है। यह जानकारी हमने आपको पहले भी दी है। उत्तरी गाजा से बहुत सारे लोगों को निकालकर, अल शिफा अस्पताल वगैरह इन सबसे निकालकर दक्षिणी गाजा में भेज दिए गए हैं। अब यह भी माना जा रहा है कि हमास के लड़ाके भी यहां से छूटकर दक्षिणी गाजा में जा चुके हैं। लेकिन शर्म की बात यह है कि वो वहां से छूटकर अगर भागें तो फिर उन्हें कोई देख ले, उन्हें कोई पकड़ ले। ऐसी स्थिति में हमास ने यह डिमांड की है कि आप अपने ड्रोन्स को, जो कि हम पर निगरानी करने के लिए दक्षिणी गाजा के ऊपर भी उड़ रहे हैं, उन्हें सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में नहीं उड़ाएंगे। यानी हमारी निगरानी करने के लिए जो दक्षिणी गाजा में भी ड्रोन उड़ रहे हैं, आप उन्हें हमारे ऊपर नहीं उड़ाएंगे। यह जानकारी हमास ने, मतलब यह जो बात है एग्रीमेंट के अंदर, हमास ने अपनी तरफ से डाली है। अल जजीरा में दोनों के लिए क्या क्या नियम कानून है वो लिखे गए हैं। टर्म्स ऑफ डील में हमास की तरफ से कहा गया है कि 50 महिलाएं, बच्चों को वो गाजा स्ट्रिप से छोड़ेगा। इजराइल अपनी तरफ से 150 महिला बच्चों को छोड़ेगा। यदि ये नंबर 100 होता है तो ये 300 हो जाएगा। ये मतलब 1 है तो ये 3 है, 1 के मुकाबले 3 लोगों को छोड़ा जाएगा। लेकिन क्या इजरायली पीएम ने यहां पर सरेंडर कर दिया है? क्योंकि ये कहा करते थे कि कोई भी सीज फायर हम नहीं करेंगे, हमारा सीज फायर सरेंडर करना कहलाएगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जो इजराइल के ऊपर खड़ा हो गया है कि इजराइल ने तो कहा था कि हम युद्ध विराम नहीं करेंगे, हम किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो यह हमारा सरेंडर कहलाएगा। तो क्या यह इजराइल का सरेंडर है? नहीं, यह बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सोचा गया इजराइल का मूव है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? देखिए, इजराइल को अभी तक की अगर इजराइल का पुराना इतिहास देखें, इजराइल को यह बहुत अच्छे से पता था कि हमास की यह हिम्मत नहीं है कि वो उन बंधकों का कुछ बिगाड़ पाए। क्यों? क्योंकि इजराइल ने जिस तरह से अभी तक के हालात पैदा कर दिए हैं, लगभग 14,000 से ज्यादा गाजा के लोगों के लिए मतलब का जीवन ले लिया है। यह इजराइल को अच्छे से पता था कि वो अपने हॉस्टेजेस को तो छुड़ा ही लेगा, लेकिन केवल बातचीत करके छुड़ाए, इसके बदले में आधा गाजा खाली करा ले, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? आप विचार कीजिए, 1948 से लेकर के आज 2023 में आप खड़े हैं। आप विचार कीजिए, अब तक इजराइल ने फिलिस्तीन से ऐसे ही तो सारा क्षेत्र छीना है। आज फिलिस्तीन जो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में इतने से हिस्से में बचा रह गया है, वो हुआ कैसे था?
हमेशा ऐसे ही हुआ है। हमेशा इजराइल ने इनके ऊपर तब तक गोला बारूद बरसाया है जब तक उसका टारगेटेड एरिया कंप्लीट ना हो जाए। इजराइल ने इस बार तय कर लिया था कि उत्तरी गाजा का पूरा हिस्सा अपने पास जिस दिन आ जाएगा उस दिन बात करेंगे, और वो कर चुका है। हॉस्टेजेस तो वो वैसे भी उनको पता था छूटने ही हैं। और रही बात फिलिस्तीन के बंधकों की, वो वैसे ही उन्हें वार एरिया में 14,000 फिलिस्तीनियों को मार चुका है। उसके लिए 150 फिलिस्तीनी क्या वैल्यू रखते हैं, छोड़ देगा। उसको तो पता है ना किसको कहां ले जाके मारना है। उसके लिए फिलिस्तीनी लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। उसके लिए वैल्यू अपने लोगों की है और अपनी जगह की है। इसमें अगर कोई बहुत बुरी तरह लॉस में है तो वो हमास है। हमास क्यों है? क्योंकि या तो उसके अंदर यह हिम्मत होती कि वो अपनी जगह के लिए लड़ाई लड़ता, लोगों से फंडिंग पा करके लोगों को बरगलाने से अच्छा है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से यूएन के अंदर या फिर दुनिया के क्षेत्रों में, जब कतर की उसके साथ ऐसी सेटिंग है तो उसे टेक्निकली वहां बैठकर इस विषय पर अपने हकों की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। इसने जो अभी किया, अगर वाकई में अगर इस पूरी घटना में कोई जिम्मेदार निकल कर आ रहा है इस बुरी स्थिति का, तो वो हमास खुद है, जिसने अपनी जिद के चलते, उसे छोड़ने ही थे 200 इजरायली, तो ऐसी स्थिति में 14,000 अपने भाई बहनों की जान लेने के लिए मजबूर क्यों किया? यह बड़ा सवाल है। 14,000 फिलिस्तीनियों की जान केवल हमास की जिद के कारण गई है। तो यहां पर यह वाली बात की जो हमेशा नेतन्याहू कहते आए कि यह मेरे सरेंडर जैसा होगा यदि मैंने सीज फायर किया, वो सीज फायर तब कर रहा है जब गाजा आधा ले चुका है और दक्षिणी गाजा के ऊपर ड्रोन घुमा रहा है कि यहां पर भी नियंत्रण हमारा है। अब करंट कंडीशंस ढूंढी जा रही हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा कि ये इस तरह से नेतन्याहू तैयार हुए। तो देखिए इसके पीछे के कई कारण निकल के आते हैं। नेतन्याहू पर भी इन दिनों बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा था कि वो अपने लोगों को वापस लाए, क्योंकि इजराइल के अंदर जिन लोगों के बच्चे या बच्चियां इस समय हमास की गिरफ्त में हैं, उन्हें छुड़ाने के लिए प्रदर्शन चल रहे थे। ऐसी स्थिति में इनका एक मोरल ऑब्लिगेशन बनता था। लोग बड़ी तरह से यह भी मांग कर रहे थे कि हमास को छोड़ना नहीं है, तो उनके लिए तो ये युद्ध लड़ ही रहे हैं, लेकिन जिनके बच्चे बच्चियां फंसे हैं उन्हें निकालने के लिए भी इन्होंने यह काम कर दिया है। वहीं दूसरी ओर दुनिया की जो सिंपैथी है वो इस समय गाजा के साथ जुड़ती जा रही है। वो कैसे? क्योंकि हमास तो अंडरग्राउंड हो चुका है, वो तो कहीं दिख नहीं रहा। मीडिया कवर क्या कर रहा है कि देखो गाजा पट्टी पर ये जो हो रहा है ये वॉर क्राइम नहीं है तो क्या है? क्यों? क्योंकि इजराइल का गोला जहां भी पड़ता है वहां कोई ना कोई महिला, बच्चा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमास का आतंकी नहीं है वो भी मारा जाता है। ऐसी स्थिति में इनकी इमेज को दुनिया में एज ए वॉर क्रिमिनल ट्रीट किया जा रहा है। इनके साथ साथ बाइडेन की इमेज को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। दुनिया का कहना है, मतलब लोगों के अंदर यह हो रहा है कि बाइडेन ने नेतन्याहू को कहकर इस प्रकार की स्थितियां क्रिएट करवाई हैं, इसलिए बाइडेन भी वॉर क्रिमिनल हैं। दोनों की जो इमेज है उस पर इस 4 दिवसीय सीज फायर का निश्चित ही लाभ होगा, क्योंकि अमेरिका में जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनमें से कुछ कलाकार भी हैं जो ये मानते हैं कि अगर दुनिया में कहीं पर कोई भी व्यक्ति बंधक है या फिर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से मतलब स्वतंत्रता के हनन में जी रहा है तो ये दुनिया फ्री नहीं है। इसी वजह से कई कलाकार भी इस समय फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आए हैं, हमास के समर्थन के साथ साथ। इसका मतलब यह हुआ कि इन सभी का कुल मिलाकर के इंपैक्ट इजराइल के ऊपर यह था कि वो किसी ना किसी तरीके से कोई रास्ता निकाले और इस चीज को पूरी तरह से रोक दे। इसी बीच में यह भी निकल कर आता है कि जब यह चर्चा चल रही थी कि कितने लोग कितने के साथ में छोड़े जाएंगे, लिए जाएंगे, उस समय भी दुनिया भर के अंदर से इस बात का विरोध हो रहा था कि इजराइल को युद्ध विराम नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के द्वारा इजराइल का समर्थन किया गया है वो इस युद्ध विराम का विरोध कर रहे हैं कि नहीं भैया, रुकना नहीं है जब तक पूरी तरह से हमास को खत्म ना कर दो। लेकिन हमास का कोई चेहरा तो है नहीं जो ये पहनकर रहे कि भाई ये कपड़े पहन लिए तो हमास है, या चेहरा नाम के ऊपर लिखा हो कि ये हमास है। हमास के लड़ाके, हमास के आतंकी आम जन के भीतर घुल करके रह रहे हैं, उनके बारे में किसी को पता ही नहीं चल रहा है। उदाहरण के लिए जहां जहां पर भी लड़ाकों को टारगेट करके हमले किए गए वहां पर कोई कैसे खोजेगा कि यह हमास का था आदमी या फिर यह साधारण सिविलियन था। इस वजह से दुनिया भर से जो डिमांड उठ रही थी उसके चलते इसने आधा गाजा खाली करा दिया। चलिए ठीक है, यही कारण है कि गाजा पर हमास का कंट्रोल खत्म होने की सूचना खुद इजराइल ने अपने द्वारा दी। लेकिन इसकी पूरी पटकथा कि ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा, ये हमने आज से 7 दिन पहले आपको बता दी थी। आपको याद होगा बाइडेन के द्वारा कतर के जो अमीर हैं, यानी कि जो उनके वहां के राष्ट्राध्यक्ष हैं,
उनसे डिस्कशन किया गया था गाजा को लेकर के, और कहा गया था कि ऑल हॉस्टेजेस मस्ट बी रिलीज्ड। ये हमने आज से 7 दिन पहले ही आपको बता दिया था कि अमेरिका इस पूरी घटना में बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिव है कतर के साथ मिलकर के। अब आपके दिमाग में बार बार यह प्रश्न भले ही आता हो कि कतर क्या इतना बड़ा देश है क्या, तो जो आसान भाषा में हमने परिवार ने, आप और हमने बैठकर निर्णय लिया है कि कतर और कुछ नहीं बल्कि आतंकियों का ढाबा है। यह वो जगह है जहां पर दुनिया के सभी आतंकियों ने अपने ऑफिस बना रखे हैं। जैसे दुबई में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ने ऑफिस बना रखे हैं, सिंगापुर के अंदर, हांगकांग के अंदर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने ऑफिस बना रखे हैं, वैसे ही दुनिया भर के जो आतंकी हैं उन्होंने कतर में अपने ऑफिस बना रखे हैं। ऐसा लगता है क्योंकि जब तालिबान और अमेरिका के बीच में संबंध हुए, दोनों के बीच समझौते हुए, तो कतर के दोहा में हुए। अभी हमास के मुख्यालय को भी गूगल करेंगे तो भी आपको यहीं पर प्राप्त हो जाएगा कि साहब कतर के अंदर बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि कतर अब एक ऐसी पोजीशन में है जहां पर अमेरिका वाले और जिनके साथ विद्रोह चल रहा है वो लोग वहां सुरक्षित रूप से आकर वार्ता करने के लिए चले आते हैं। एक न्यूट्रल पॉइंट बन गया है कि भैया ये वो कौन सा सिद्दीकी है कि उसका बाबा सिद्दीकी का घर है, यहां सलमान खान भी आएगा और शाहरुख खान भी आएगा, दोनों के बीच समझौता करवाया जाएगा। भले ये दोनों अपने आप में बड़े स्टार हो लेकिन दोनों के बीच में समझौता बाबा सिद्दीकी कराएगा। तो कतर बाबा सिद्दीकी बन करके बाहर निकल करके आ रहा है। क्लियर हो गया? अच्छा, तो यहां पर यह चीज यहां तक समझ में आ गई होगी। अब जब यह चीज हो गई है तो भाई अमेरिका ने जो इतनी मेहनत की है सीज फायर कराने की, अपनी इज्जत बचाने की, उसका क्रेडिट लेने भी अमेरिका बाहर आएगा। बाइडेन बाहर निकले और उन्होंने बकायदा कहा कि मैं इस डील का वेलकम करता हूं और इस प्रकार से इजराइल के साथ में जो संघर्ष चल रहा था वो संघर्ष अब विराम की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन बाइडेन यहां पर एक और क्रेडिट ले रहे थे, और वो कौन सा क्रेडिट था जरा यहां देखिएगा। यहां पर बाइडेन ने एक बात मेंशन की है और वो ये है, टुडेज डील विल ब्रिंग होम मोर अमेरिकन हॉस्टेजेस। मतलब यह हुआ कि अमेरिका के भी कुछ हॉस्टेजेस यानी कि बंदी जो हैं वो हमास के पास है। यानी कि जब हमास ने लोग अपने पास खींच के लेके आया था, पकड़ के लेके आया था इजराइल से, उसमें कुछ अमेरिका के लोग भी गए थे, उनमें से 2 तो पहले ही रिहा हो गए। अभी 3 हॉस्टेजेस और हैं जो इस समय हमास के पास हैं, उनके भी छूटने की खबर इस भीड़ में से निकलकर आ रही है। ठीक है ना, कि जो यहां पर अभी इजरायली आने वाले, तो अमेरिका कह रहा है कि हमारे अमेरिकी नागरिक भी इस वजह से निकलकर आएंगे। चलिए, समझ में आया, कतर की बात समझ में आ गई, अमेरिका का इंटरफेयर समझ में आ गया। तुर्की भी कह रहा है कि उसने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव देने का प्रयास किया था, लेकिन अमेरिका ने इस पूरे कार्यक्रम के लिए जिसको धन्यवाद दिया वो लोग आपको जरूर जानने चाहिए। कौन कौन से लोगों को धन्यवाद दिया? बाइडेन के द्वारा धन्यवाद दिया गया, आई थैंक शेख तमीम बिन हमाद अल थानी ऑफ कतर। कतर के शेख को इन्होंने धन्यवाद दिया कि धन्यवाद भाई, आपके इंटरफेरेंस के कारण यह हुआ। और दूसरा, प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी ऑफ इजिप्ट फॉर देयर क्रिटिकल पार्टनरशिप इन रीचिंग दिस डील। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, सर वो अल सीसी जो इंडिया में चीफ गेस्ट थे वो इतने बड़े आदमी हैं क्या कि प्रेसिडेंट ने उनको धन्यवाद दिया है? भाई अब आपकी नजर यह है कि आप उसको कैसे देखते हैं? बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो भैया, बात ऐसी है कि जो अल सीसी है ना, इनका शुरुआत में रुझान ये था कि ये राफा बॉर्डर नहीं खोलेंगे, यानी गाजा के लोगों को इजिप्ट में नहीं घुसने देंगे। ये इनका शुरुआती रुझान था। जब आपको याद होगा गाजा पट्टी का अगर आप मैप देखते हैं इजराइल के अंदर, तो इजरायली मैप में जैसे मान लीजिए ये इजराइल का मैप आप देखते हैं, तो यहां पर ये जो गाजा पट्टी है ना, इसका जो दक्षिणी गाजा वाला हिस्सा है, नीचे की तरफ जिस जगह से जुड़ा हुआ है, ये इजिप्ट है। यहां से यहां को कनेक्ट करने वाला राफा बॉर्डर था। इजिप्ट डर गया जब इजराइल ने गोला मारना शुरू किया। इसने कहा भैया मैं नहीं आने दूंगा गाजा के लोगों को। तो अमेरिका ने इसके कान में कहा कि सुनो बेटा, अगर तुमने नहीं आने दिया तो जो आज 14,000 कैजुअल्टीज हैं, 14,000 लोगों की मौत जो हुई है, ये 28,000 भी हो सकती है, क्योंकि जब लोग यहां से निकलेंगे ही नहीं तो जाएंगे कहां? तो इसको कहकर के ये गेट खुलवाया गया। शुरुआती दौर में तो गाजा के ऊपर जब हमले हुए थे तब इजिप्ट ने अपने दरवाजे खोले ही नहीं थे। भाई साहब, इसने जब दरवाजे खोले तब यहां से गाजा के लोग निकल करके यहां इजिप्ट के अंदर रहने पहुंचे। इजिप्ट में पहुंच चुके हैं, पहुंच गए हैं, तो निश्चित ही इजिप्ट भी तो यह चाहेगा कि अरे भैया यहां पर शांति हो तो मेरे घर में आने वाले लोगों की संख्या रुके। यही कारण है कि जो इजिप्ट है वो वापस से लोगों को यहीं भिजवाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, गाजा को समझाने का। गाजा में किसको समझाने का?
हमास को समझाने का, हमास के लीडर्स को समझाने का कि भाई देखो तुम्हारे लोग मेरे यहां रहने आ रहे हैं, तुम लोग जल्दी से इसको लेकर के कुछ ना कुछ सीज फायर करो। इसलिए अल सीसी को भी थैंक यू मिल गया है। ठीक है साहब। अच्छा, ये साहब सारी बातें निकल करके आ गई। इसके बाद में दुनिया भर का क्या रिएक्शन रहा? यूरोपियन कमीशन ने कहा ग्रेटफुल टू कतर एंड इजिप्ट हु हेल्प्ड ब्रोकर इट। यूरोपियन कमीशन ने कतर का और इजिप्ट का धन्यवाद दिया जिन्होंने मध्यस्थता करवाई। जैसे होता है ना, दो पड़ोसी आपस में झगड़ा कर रहे थे और दो पड़ोसियों का धन्यवाद इसलिए बोला जा रहा है कि भाई साहब अब तो शांति स्थापित करवा दो। पर मुझे ऐसे पड़ोसियों पर बहुत आश्चर्य और हंसी आती है, क्योंकि ये जब तक पिटाई चल रही होती है तब तक कुछ नहीं बोलते होते हैं। जब कोई पिट पिट के थक चुका होता है, सामने वाला भी सरेंडर कर, वो कोई कह रहा था अरे कोई तो छुड़ा लो यार हमें, हम बस बहुत थक गए मारते मारते, अरे कोई तो छुड़ा लो यार, वो वाली स्थिति हो रही होती है। तो कतर और इजिप्ट को मतलब इनका जो रोल है, असल में 45 दिन तक जब आधा गाजा लेकर वो चला गया है तब जाकर के समझ में आया कि रुकवाओ भाई इसको, अब आधा चला गया है। तो ये कुछ उस प्रकार का काम किए हैं। खैर कोई नहीं जी। इसी के साथ साथ रूस का क्या रिएक्शन आया? रूस ने कहा द फर्स्ट गुड न्यूज फ्रॉम गाजा इज वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि इन ए वेरी गुड लॉन्ग टाइम। रूस ने इसके प्रति अपनी खुशी जाहिर की है कि पहली बार कोई अच्छी खबर आ रही है। चाइना भी इसी तरह से बोला कि हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजते रहेंगे। कतर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इन फाइटिंग गुड, कतर मिनिस्ट्री ने कहा है लॉन्ग टर्म सीज फायर एंड दी वॉर एंड वर्क टुवर्ड लास्टिंग पीस, कि हम लोग इस युद्ध को रुकवाने का ही पूरी तरह से प्रयास करेंगे। ठीक है। इजिप्ट और कतर ने अपने ऊपर क्रेडिट लेने के साथ साथ कहा कि हम रुकवाएंगे। ये भैया क्या बोले जिनको स्थापित किया गया था कि दुनिया में कोई भी युद्ध नहीं होगा, इनका क्या कहना है? इनका कहना है ओम परम शांति, शांति करवाइए सर। मैं वेलकम करता हूं सारे एग्रीमेंट का। एंटोनियो गुटेरस, यूएन के चीफ, इन्होंने कहा है कि यह अच्छा कदम है लेकिन और भी ज्यादा अच्छा होने की आवश्यकता है। आप तो बोले ही मत, और ज्यादा अच्छा होने की आवश्यकता है। आपके होते हुए यह हो रहा है, इसका मतलब आपका होना ही डाउटफुल है। यूएन की स्थापना को लेकर हमने आज तक इतना ही पढ़ा और पढ़ाया है कि यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना ही इसलिए था कि दुनिया में संघर्ष रुकेगा, लेकिन अब तो पूरा मल्टी डायमेंशनल संघर्ष होता है और आप बैठे बैठे बस केवल प्रवचन दे रहे होते हैं कि अच्छा हुआ और अच्छा हो सकता था। आप तो चुप ही रहिए।